के प्रक्षेपण के लिए विदेशी प्रक्षेपकों पर निर्भर रहना पड़ता था। 5 नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और इस वक्त में क्या है सुर्खियां, क्या है वो खबरें जिनको आप जानना चाहते हैं, जिनके बारे में आपको डिटेल जानने की इच्छा है और आप ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे का एजेंडा क्या है। हम आपको बताएंगे कि हैवानियत के खिलाफ डॉक्टरों की हड़ताल किस मोड़ पर पहुंची है और क्या अभी भी इसको लेकर कोलकाता में सियासत जारी है। सीबीआई की जांच की जो घोषणा किए जाने की मांग की जा रही है अब तक उस पर नहीं हुई है। इसके साथ ही साथ सियासत हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के भी जारी है। इस पर भी हम विशेष बातचीत करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुछ लोगों का हिडन एजेंडा क्या है, कौन है वो लोग जो देश की आर्थिक स्थिति को डावाडोल करना चाहते हैं। साथ ही साथ बात बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और अब उस पर दुनिया भर की आवाज की भी करेंगे। और बात इसकी ही नहीं होगी बल्कि इसके साथ साथ और बात जब आगे बढ़ेगी तो बिहार के जहानाबाद की भी बात करेंगे और साथ ही साथ बात जो है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पीछे आखिर साजिश क्या है ये भी होगी। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद डॉक्टरों में आक्रोश। हड़ताल पर गए देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर, इमरजेंसी पर असर नहीं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने दिया इस्तीफा। सीबीआई जांच की मांग पर ममता बनर्जी का रवैया अभी भी टाल मटोल वाला। हिंडनबर्ग के आरोपों को अडानी ग्रुप ने बताया षड्यंत्र और दुर्भावना से प्रेरित। कहा तथ्यों और वैज्ञानिक आधार से परे है ये रिपोर्ट। सेबी चीफ और उनके पति ने भी झुठलाए आरोप। भाजपा ने भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का बताया षड्यंत्र। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर। बिहार के जहानाबाद में सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ से 7 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। दहशत में जी रहे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति अब भी बदतर। भारत समेत पूरी दुनिया ने उठाई आवाज। हिंदू समुदाय को सुरक्षा देने की मांग। तो इस वक्त में सबसे पहले हम बात करेंगे दरिंदगी के खिलाफ हड़ताल पर डॉक्टर, लेकिन अभी भी सीबीआई जांच की जो उनकी मांग है वो पूरी नहीं हो रही है। इन सब के पूछे की सियासत की बात करेंगे। दरिंदगी के खिलाफ हड़ताल पर डॉक्टर हैं। कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या को लेकर पूरे देश के डॉक्टरों में आक्रोश है। मेडिकल छात्रों के संगठन FORDA ने इसका आह्वान किया है और इस पूरी घटना पर विरोध प्रदर्शन जारी है। कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल सहित आज से देश के तमाम सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दौरान सभी अस्पतालों की OPD, इलेक्टिव सर्जरी और लैब में कामकाज को ठप रखने की घोषणा की गई है। हालांकि सभी RDA यानी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखने की बात कही है और दिल्ली में भी सभी बड़े सरकारी अस्पताल हड़ताल में शामिल हैं। डॉक्टरों की मांग है कि घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही मामले की सीबीआई से जांच हो ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी मांग की गई है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और फोर्डा ने कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो यह हड़ताल जारी रहेगी।
हड़ताल में सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर्स शामिल हैं। सीनियर डॉक्टर्स और कंसल्टेंट पहले की तरह मरीजों को देखते रहेंगे। आपको बता दें कि राज्य पुलिस इस मामले की जांच के लिए अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टर से पूछताछ कर रही है। इस बीच आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है। उनके ऊपर भी तमाम आरोप लगे थे। वहीं बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने प्रशासन की खामोशी और आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर सवाल उठाए तो संदीप घोष ने अभी थोड़ी देर पहले इस्तीफा दे दिया है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हमलावर रही है बीजेपी और उस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृत डॉक्टर जो है उसके परिजनों से मुलाकात की है, लेकिन सीबीआई जांच को लेकर ममता बनर्जी का रवैया अभी भी टाल मटोल वाला है। तो पूरे देश में डॉक्टर्स के मन में ये जो इतनी ऐसी नृशंस घटना हुई है उसको लेकर के गहरा आक्रोश है। क्या कुछ कहा है बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने, आइए उनको सुनते हैं। तो सबसे पहले रविशंकर प्रसाद की बाइट सुने, उससे पहले डॉक्टर्स क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं ये आपको बताते हैं और उसके बाद आपको सुनाएंगे कि रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा है। पहले डॉक्टर्स की बात सुनते हैं। ये गैंग रेप था, लेकिन सरकार जो है वहाँ की वो लीपापोती कर रही है। जो असली दोषी है उनको ना पकड़ के किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ के हमें चुप कराना चाह रही है, तो हम वो नहीं होने देंगे। हमें सीबीआई की मांग चाहिए ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और हम चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो डॉक्टर्स का प्रोटेक्शन एक्ट है वो लाया जाए। और तीसरी मांग है कि आरजी कर की जो गैर जिम्मेदाराना जो अथॉरिटीज है उनको परमानेंटली हटाया जाए। बेसिक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सबको चाहिए, तो अभी का यही है कि हमें जस्टिस चाहिए जो भी हीनियस क्राइम हुआ है उसके लिए, और सेफ्टी और सुरक्षा हमारे हॉस्पिटल्स में हो। और इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ममता जी, आपके राज में बंगाल में क्या हो रहा है? एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, दरिंदगी की हद कर दी गई, और वहां क्या फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा क्या? आज मेरे पास सब है कि जो कमेटी बनी उसमें साइकियाट्रिस्ट भी हैं। हमारा आरोप है कि कुछ टीएमसी के समर्थकों को भी डाल दिया गया है उस कमेटी में, और किसी को पकड़ करके खड़ा किया गया है, वो एनजीओ एक्टिविस्ट है। और एक खबर भी चलाई जा रही है, मैंने पढ़ा अखबार में कि उसने 4 शादियां की, 3 डाइवोर्स हो गया। एक क्या मतलब है? इतने गंभीर, आज देश भर के डॉक्टर आज धरने पर हैं। ममता जी, आपकी सरकार में तो विपक्ष को जो होता है हम जानते ही हैं, चुनाव में तो होता है जानते ही हैं। मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूं। क्या वहां की डॉक्टर बेटियों के साथ बदसलूकी पर भी ये कहा जाएगा? जो बंगाल में हो रहा है वो सरकारी आतंक का खौफनाक सच है। तो बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो बंगाल की जो डॉक्टर बेटियां हैं और जो बंगाल की महिलाएं हैं उन पर ये सरकारी आतंक है, ये कहना है रविशंकर प्रसाद का। हमारे संवाददाता विकास सिंह इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं, लखनऊ से जुड़े हैं विकास, और लखनऊ की ताज़ा सूरत हाल बताएंगे, किस तरह से डॉक्टर्स वहाँ हड़ताल पर है, क्या कुछ कह रहे हैं। और शैलेंद्र मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल आपके पास आते हैं विकास, लखनऊ के क्या हाल है और डॉक्टर्स की क्या मांग है, क्या कह रहे हैं वो? निखिल, उस पश्चिम बंगाल में जहां नारी शक्ति की सबसे बड़ी पूजा होती है और जहां की मुखिया ही महिला है, उसके बावजूद भी जब ये घटना होती है, जघन्य घटना होती है, उस घटना से एक छात्र यहाँ का आक्रोशित है केजीएमयू का, और यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर निकलकर सामने आए हैं। उन्होंने इस जो बातें कही हैं वो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से जो डॉक्टर, जिसको अगर देखें तो ममता की प्रतिमूर्ति होती है, 24 घंटे वो काम करके सेवा करती है, उसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, विचलित कर देने वाली है समाज को ये सोचना होगा कि आखिर ये घटनाएं कब तक होंगी और सरकार कब तय करेगी कि दूसरी निर्भया अब ना हो।
आखिर कब तक नारियों को इस तरीके से, युवतियों को ये दंश झेलना पड़ेगा इस तरीके की घटनाओं का। इसी को लेकर यहाँ के डॉक्टर्स काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। उन्होंने आज इस पर आक्रोश व्यक्त करते हुए एक मार्च किया। उन्होंने ये बात कही, शाम को कैंडल मार्च भी करेंगे। इसके साथ आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आगे किस तरीके से वो कार्य का बहिष्कार करेंगे। जो आगे की रणनीति होगी वो आज देर शाम उन्होंने बताया कि तय की जाएगी। लेकिन उनका आक्रोश में इस बात की साफ झलक थी कि घटना की सीबीआई जांच कराई जाए, घटना में जो दोषी हो उसको सख्त कार्रवाई की जाए, इस घटना में पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जाए और ऐसी घटना की दोबारा पुनरावृत्ति न हो, कार्रवाई ऐसी की जाए जो नजीर बने, डॉक्टर सुरक्षित रहे। चूंकि वो डॉक्टर जो 24 घंटे लगातार रहकर अस्पताल में इलाज कराते हैं, कई कई दिनों तक अस्पताल में ये रेजिडेंट डॉक्टर ही होते हैं जो मरीजों का इलाज करते हैं, उनके साथ ऐसी घटना घटित हो जाना और खास तौर से महिला डॉक्टर के साथ हुई है, बिल्कुल समाज को झंझोड़ के रख देती है। और इस घटना पर काफी ज्यादा आक्रोशित हैं यहाँ के डॉक्टर्स और उनका कहना है कि ये घटना के बाद जब तक डॉक्टरों की पूरी तरीके से सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होगी तब तक उनका ये आक्रोश जारी रहेगा। निश्चित तौर पर एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं डॉक्टर। फिलहाल शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे सियासत इस घटना पर भी हो रही है, क्योंकि तमाम बार ये देखा जा रहा है कि जब भी पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, ये पहली बार नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसकी इंटेंसिटी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब बीजेपी तमाम सवाल उठा रही है। जो कमेटी बनाई गई है उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता डाल दिए गए हैं और उसके साथ ही साथ जब आज ममता बनर्जी पीड़िता के परिवारजनों से मिलने के लिए गई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सीबीआई जांच के बारे में कुछ भी नहीं कहा। देखिए, बीजेपी के कई सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है कि ममता बनर्जी को किस बात की आपत्ति है कि जब डॉक्टर ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो तो उन्हें सीबीआई जांच की सिफारिश करनी चाहिए। इस बात को लेकर आखिर क्यों ममता बनर्जी को आपत्ति है, उनकी सरकार को आपत्ति है, जब इतनी दरंगिदी हुई है एक डॉक्टर के साथ जो जिनका बलात्कार के बाद हत्या की जाती है और उस पर लीपापोती के आरोप लगते हैं राज्य सरकार पर और जो अस्पताल प्रशासन है उस पर। और बीजेपी यही कह रही है कि देखिए, पहले भी जो घटनाएं हुई उस पर भी ममता सरकार गंभीर नहीं रहती थी। जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ तमाम मामले सामने आए, संदेश खाली में शेख शाहजहां को बचाने का प्रयास हुआ, लीपापोती की कोशिश की गई, जब मामला बहुत राष्ट्रीय स्तर पर उछला तब थोड़ी बहुत कार्रवाई राज्य सरकार की तरफ से की गई। और अब इस तरह से जो कई मामले आते रहे, लेकिन अब तो ये एक डॉक्टर के खिलाफ दरिंदगी का मामला है और उस पर भी इस तरह से एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें ये संदेह है कि टीएमसी के कार्यकर्ता उस कमेटी में रखे गए हैं। तो सीबीआई की जांच की सिफारिश आखिर ममता बनर्जी क्यों नहीं कर रही है? आगे की क्या रणनीति है? बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? और खासकर महिलाओं को, डॉक्टरों को क्यों सुरक्षा नहीं मिल रही है कोलकाता या पश्चिम बंगाल में? ठीक है शैलेंद्र, बीजेपी के आगे की रणनीति संक्षेप में बताइएगा। हमने देखा कि देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका समर्थन बीजेपी कर रही है और ममता बनर्जी की सरकार में जो कानून व्यवस्था फेल है उसको लेकर वो उन पर निशाना साध सकती है, साध रही है। और पश्चिम बंगाल की जो यूनिट है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है, सीबीआई जांच की मांग इस मामले को लेकर पहले ही कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र और विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे घटनाक्रम पर अपडेट देने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे बांग्लादेश का सूरत हाल और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर आखिर एक जो वर्ग है, खासतौर पर विपक्ष की बात करें सीधे तौर पर, तो उनमें खामोशी क्यों है, इस पर चर्चा करेंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं।
उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे बांग्लादेश की और उसके पीछे जो पूरी सियासत भी जुड़ी हुई है उसकी भी बात करेंगे। कुछ लोगों का हिडन एजेंडा भी है दरअसल उसके पीछे, उसकी भी बात करेंगे और उस पर विशेष चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ में। लेकिन हम आपको सबसे पहले बता दें कि बांग्लादेश की सूरत हाल क्या है और उसका जो हिडन एजेंडा जो उसके पीछे का चल रहा है वो दरअसल क्या है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर आखिर खामोशी क्यों छाई हुई है? बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर देश विदेश के में प्रदर्शनों का जो सिलसिला है वो तेज हुआ है। अमेरिका के ह्यूस्टन में कल हिंदुओं ने प्रदर्शन करके हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की। बांग्लादेश में पहली बार सभी शहरों में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक इकट्ठा होकर कट्टरपंथी जमातों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 7 लाख से ज्यादा हिंदू एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। आज केयरटेकर गवर्नमेंट के मुखिया मोहम्मद यूनुस इन प्रदर्शनकारियों में इनसे मुलाकात कर सकते हैं। बांग्लादेश में हिंदू धर्मस्थलों और घरों पर कट्टरपंथियों के टारगेट से आक्रोशित लोग लगातार ऐसे हमलों को रोकने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी नेता उमा भारती ने देश में विपक्ष के नेताओं की चुप्पी पर सवाल खड़ा किया है, तो यह भी समझना बेहद जरूरी है। उमा भारती ने कहा कि जो लोग बीजेपी को हराने में खुश होते हैं वे बांग्लादेश से सबक सीखें। वहां लोग खुद खड़े हुए हैं, विपक्ष ने मौन साध लिया है। पीएम मोदी ने अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं दी थी और उसके साथ ही साथ हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर भी सरकार का ध्यान दिलाया था। लेकिन विपक्ष की ओर से दिए गए शुभकामना संदेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का कोई जिक्र नहीं था। देश में हो रही प्रतिक्रिया के बीच सपा नेता अखिलेश यादव ने मुंह जरूर खोला, लेकिन कट्टरपंथियों की निंदा के बजाय सरकार को ही उन्होंने नसीहत दे डाली। दुनिया भर में हिंदुओं के खिलाफ नफरत का बीज दरअसल लेफ्ट लिबरल बुद्धिजीवियों की हिंदू फोबिया की देन है। दुनिया भर में धर्मांतरण को लेकर बनी हुई सियासत के बीच हिंदू फोबिया को काफी बढ़ावा मिला है। सीएए बिल के विरोध में खड़ा विपक्ष ये तर्क देता रहा कि मोदी सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को यहां लाकर बसाने की साजिश रच रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तो यहां तक कह गए, उनका यह भी आरोप रहा कि इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी और युवाओं की नौकरी छीनी जाएगी। आज बांग्लादेश की हिंसा में मारे गए 1000 से ज्यादा लोगों की मौत पर विपक्ष के पास संवेदना के कोई बोल नहीं है, 2 स्वर भी नहीं है। फिलिस्तीन इजराइल जंग को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेता लगातार प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन बांग्लादेश के हालात पर खामोश है। सवाल यह है कि बांग्लादेश हो या पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान, जहां लगातार अल्पसंख्यकों की आबादी घटती जा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, यह सवाल जरूर पूछा जाएगा और यह समझने की भी बात है। अपने मुल्क छोड़ने को विवश हो रहे लोगों के लिए यह मानवता का तकाजा है कि जो कम से कम हम लोग हैं और यहां पर एकजुट होकर उनके लिए मुंह खोले। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह साहब बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जो कि कांग्रेस के नेता है जुड़े हुए हैं। विजय कौशिक जी बहुत स्वागत है। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा जी, पूरी दुनिया में कम से कम अब ये जो बांग्लादेश में हालात हैं और जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, वहां पर जरूर हिंदुओं ने खुद आवाज उठाई, भारत भर में आवाज उठाई और पूरी दुनिया में आवाज उठाई जा रही है, लेकिन हमारे विपक्ष में चुप्पी छाई हुई है और अब तक वो चुप है। इस पर इतना जिसको कहते हैं कि लानत मलानत करने के बावजूद मुंह से बोल नहीं निकल रहे हैं। किस तरह से इस पूरी सियासत को देख रहे हैं और किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, जहां पर पूरी दुनिया भर में हिंदू इस बात को लेकर एकजुट हुए हैं और दुनिया भी समझ रही है, यूएन तक से ये स्टेटमेंट्स आए हैं, लेकिन हमारा जो विपक्ष है वो नहीं बोल रहा।
निखिल, मैं कहूंगा कि वो चुप नहीं है, चुप के साथ साथ वो सरकार को, मोदी सरकार को नसीहत दे रहे हैं। आज अखिलेश यादव का 3 पन्नों का ट्वीट आया है। आप उस जो एक्स प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि अखिलेश यादव कह क्या रहे हैं। आपके लिए समझना, हमारे लिए समझना मुश्किल है। ये अखिलेश यादव ही उस चीज़ को बेहतर लोगों में एक्सप्लेन करना सकते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ में जो ये जघन्य अपराध बांग्लादेश में हो रहा है, उनके घरों में बंद करके जलाया जा रहा है। इस्कॉन के टेंपल में आपने एक अभी देखा होगा चित्र कि जो लोग थे इस्कॉन टेंपल में अपनी जान बचाने के लिए कुआं में कूद गए थे। ऐसे ऐसे विभत्स दृश्य के बाद आज बांग्लादेश के वहां के हिंदू और अल्पसंख्यक खड़े हुए हैं और मजबूती से खड़े हुए हैं कि यह देश हमारा भी है। और वो आज आप देख लीजिए 10 लाख से ज्यादा वहां हिंदू एक जगह जमा होने का शायद पहली बार ऐसा बांग्लादेश ने देखा है। सवाल ये नहीं है, सवाल इसका भी है कि ह्यूस्टन से अमेरिका में वहां के जो प्रवासी भारतीय मूल के लोग हैं, बांग्लादेश मूल के जो हिंदू हैं, वो उठ खड़े हुए हैं, दुनिया के कई देश में खड़े हुए हैं, लेकिन ये पूरा विपक्ष मौन है। तो ये सवाल तो बनता है कि ये सवाल इसलिए बनता है कि अगर आप ये देखें पिछले महीनों में प्रियंका गांधी की 120, जो मैं आपको बता रहा हूं पिछले महीने का 120 से ज्यादा ट्वीट है एक्स प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने इजराइल और गाजा के मामले में उन्होंने ट्वीट की है। लास्ट में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि इजराइल से जो राजनयिक संबंध है उसको भारत को खत्म करना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश के बारे में प्रियंका गांधी का एक सैंडल पे एक भी रिएक्शन नहीं है। राहुल गांधी वहां केयर टेकर गवर्नमेंट को एक शुभकामना तो भेजते हैं, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ में जो ये कट्टरपंथियों का जो जमात का जो ये पूरा तांडव वहां बांग्लादेश में चल रहा है, आज भी चल रहा है। वहां सरकारी जो ऑफिसर्स हैं, क्लर्क हैं, उनको जबरन घर में घुस के रिजनेशन लिया जा रहा है, उसके खिलाफ में राहुल गांधी के एक बोल नहीं है। तो ये सवाल तो जरूर पूछा जाएगा जो उमा भारती पूछ रही थी, आपकी रिपोर्ट में आपने अभी दिखाया था कि भाई ये देश को समझना पड़ेगा इस चीज को कि ये पूरे के पूरे जो इकोसिस्टम है वो इस तरह के हिंदुओं के खिलाफ कहीं भी दुनिया में किसी तरह के चीजें हो तो वो अपना मौन साध लेता है। और लोगों ने इस सीएए का विरोध देखा है और इस चीज का हश्र देखा है कि बांग्लादेश के लोग अभी किस तरह के लोग, वहां के जो अल्पसंख्यक हैं वो सारे बॉर्डर पे खड़े हैं। उनको इंतजार है कि भारत सरकार कब मुझे इस बात के लिए इजाजत दे। लेकिन ये अच्छी बात है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक और हिंदू जो है वो वहां उठ खड़े हुए हैं, अपनी अधिकार के लिए खड़े हुए हैं। ये अच्छी बात है भारत के लिए, और कम से कम इस समुदाय को लेके कि उनको अपने पैर पे खड़ा होना होगा। निश्चित तौर पर अपने पैर पर खड़ा होना होगा, लेकिन इसके साथ की जो सियासत है उस पर भी निश्चित तौर पर चर्चा करनी होगी। और विजय कौशिक जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप तो पूरी स्थिति को देख रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि कम से कम आप कांग्रेस को अगर रिप्रेजेंट कर, आपको उनका रिप्रेजेंटेटिव समझा जाए, तो आपको नहीं लगता है कि आपके नेता कम से कम मानवता का तकाजा ये है कि 2 शब्द संवेदना के तो जरूर निकलने चाहिए? सियासत तो होती ही रहेगी। निखिल भाई, आज पूरे देश के सामने जो कांग्रेस की पार्टी की नीति है उसके बारे में आपसे जरूर चर्चा करूंगा कि हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी इस मुद्दे पर क्या सोचती हैं, क्या कर रही हैं, क्या उनका नजरिया है। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के लिए मणिपुर हो चाहे बांग्लादेश हो, कहीं भी अगर हिंसा होती है तो हम प्रत्येक हिंसा के खिलाफ हैं। कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति किसी दूसरे मजहब के लोगों के खिलाफ अगर हिंसा करता है धार्मिक आधार पर, तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। पहली बात। दूसरी बात कि आखिर हमारे नेता बोल क्यों नहीं रहे। देखिए, कहीं अगर बाहर झगड़ा हो रहा हो तो उसमें बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर हमारे परिवार के लोग फंसे हुए हैं बांग्लादेश में, वहां हमारे कोई शब्द या हमारा जो आक्रोश है, जो हमारा क्रोध है उन लोगों के खिलाफ जो दंगाई हैं, आतताई हैं, कहीं वहां पर हिंदुओं के लिए और ज्यादा खतरे का काम ना हो जाए, आग में घी डालने वाली हमारी तरफ से कोई बात ना हो जाए, इसलिए हमारे नेता चुप हैं। स्थिति पर ये चुप्पी फिर इजराइल और गाजा और हमास और इन सब को लेकर के क्यों नहीं थी? फंसे तो वहां भी लोग थे। दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां भारतीय ना हो? नहीं, सुनिए, आपने बिल्कुल सही कहा। बात हिंदू और मुस्लिम की हो रही है आज बांग्लादेश में। नहीं, इजराइल और गाजा में भी हिंदू हैं, आप देख लें। हाँ जी, मेरी बात तो सुनिए ना। देखिए, अब वहां की परिस्थिति भिन्न है। अगर मोदी सरकार, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ और हिंसा न भड़क जाए इसलिए वो चुप हैं,
और पूरा विपक्ष भी एक ही लाइन पे सोच रहा है, संवेदना और भर्त्सना तो की जा सकती है। यहाँ से संवेदना के दो बोल बोलने से, चलिए मैं आपकी बात ये मान भी लूं, ये आपकी बात विजय जी, हमारी किसी बात का कोई गलत अर्थ लगाया जाए, नहीं कोई गलत अर्थ की बात नहीं है, लेकिन विजय जी अगर आपकी बात मान भी ली जाए, तो कम से कम अगर आक्रोश के शब्द ना निकलते तो संवेदना के शब्द तो निकल ही सकते थे कि जी बहुत गलत हो रहा है, हम कम से कम उनके साथ खड़े हैं, दुख में और पीड़ा में उनके साथ खड़े हैं, इतना बारी कह देते तो क्या दिक्कत थी। देखिए सुनिए, हम निश्चित तौर पर बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसके सख्त खिलाफ हैं, और जिन लोगों पर हमले हुए हैं वो दुखदाई है, वो पूरी नहीं आप बिल्कुल खिलाफ हैं, विजय कौशिक बिल्कुल खिलाफ हैं और आप दुखी भी होंगे, मैं इस बात को जानता हूं। मैं आपके नेतृत्व की बात कर रहा हूं, मैं प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, मैं खड़गे साहब की बात कर रहा हूं, पूरी पार्टी लाइन है आपकी, उनकी बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं आपसे, हमारी पूरी संवेदनाएं उन पीड़ितों के साथ हैं जो वहां अत्याचारों का शिकार हो रहे हैं या हुए हैं, और निश्चित तौर पर इसमें सरकार की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मोदी जी अगर बात करते हैं तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब वहां के लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, चाहे वो हिंदू थे चाहे मुस्लिम थे, तो इंदिरा गांधी जी ने भारतीय आर्मी भेज रहने दीजिए। मुझे लगता है विजय कौशिक साहब आप बहुत ही साफगोई से अपनी बात रखते हैं, इसके लिए मैं आपकी तारीफ करूंगा, लेकिन कम से कम इस पर बीजेपी को और सरकार को कटघरे में खड़ा करने का नैतिक अधिकार कम से कम विपक्ष के पास मुझे लगता है नहीं है, कम से कम आज की डेट में नहीं है, जिसके शब्द जिसमें मतलब एक बोल ना फूटे हो, और आप इस तरह के तर्क दे रहे हैं कि जो हिंदुओं को बचाने के लिए वो चुप है कि बेचारे कहीं और ना मार दिए जाए, तो इससे ज्यादा दुख भरी बात और क्या हो सकती है। आप जरूर उसके साथ दुखी होंगे, लेकिन आपका नेतृत्व के ऊपर बस नहीं चलता, ये भी मैं जानता हूं। एसएन सिंह को यहां जोड़ना चाहूंगा। एसएन सिंह, आपको लगता है कि इस तरह की जो पॉलिसी है ये सीधे सीधे तुष्टीकरण की पॉलिसी है कि अगर हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे तो मुस्लिमों का वोट चला जाएगा? निखिल जी, छुपाने से कोई चीज छुपता है क्या? अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि राहुल गांधी जी इस नाते नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं और सलमान खुर्शीद से बुलवा रहे हैं कि यहाँ पे भी उसी तरह की घटनाएं होंगी। सज्जन सिंह वर्मा इनके सरकार में मंत्री रहे हैं, इनके सांसद हैं, और राहुल गांधी जी के बहुत करीबी सलमान खुर्शीद साहब तो विदेश मंत्री रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जानते हैं कि कब कब हिंदुओं को किस तरह से आहत करना है। भाई पहले कहेंगे कि हिंदू हिंसक होता है, कहेंगे हिंदू आतंकवादी होता है, हिंदू आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहता है, और आज सलमान खुर्शीद साहब से ऐसे बयान दिला रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि संपूर्ण देश में, पूरी दुनिया में जो अल्पसंख्यक हैं वो हिंदुओं के प्रति जो है उनकी ईमानदारी साफगोई से दिख रही कि वो खड़े हैं। और पश्चिम बंगाल में सहित बांग्लादेश में भी जितने अल्पसंख्यक हैं वो एक साथ खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। मुझे लगता है कि संपूर्णता में सोचना चाहिए, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस। जब भारत और दूसरे देश की बात होती है तो आपको भारत के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। लेकिन सलमान खुर्शीद जी का बयान इस तरह से आप देखेंगे, पहले राहुल जी का बयान और राहुल गांधी जी के बाद आज के जो बयान निकल के आ रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव जी 6 दिन बाद जाके बयान देते हैं। ये क्या दिखाना चाहते हैं? आप दिखाना ये चाहते हैं कि हम एक विशेष धर्म की पैरोकारी करते हैं और एक विशेष धर्म को आहत करने का कार्य करते हैं, जिसके नाते हमारा वोट बैंक सेट होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दुनिया का कोई मत और मजहब ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है उन कारणों से आपको कुछ दिन तक लाभ मिला है। विजय जी आपके पास उन कारणों से आपको लाभ मिला हुआ है। और लाभ कैसे कैसे मिला? देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है उस समय भी कुर्सी के लिए हिंदू मुस्लिमों की हत्याएं करा के और कुर्सी मिल जाती है। आगे चल के सिखों की हत्याएं करा के भी कुर्सी मिल जाती है। लेकिन इस समय जब हिंदू जो आहत हो रहे हैं, जो भारत में बहुसंख्यक है, वो देखेंगे कि ऐसी कांग्रेस पार्टी जो चुनाव में आती है हमको तो जातियों में बांट देती है और दूसरे धर्म को एक कर देती है। और जब सीए आता है, जब हमारे अल्पसंख्यक, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, जब उनको ले आने की बात आती है उस समय रोकते क्यों है? तो आज ये निकल के आता है, इसी नाते रोकते हैं कि कुछ लोगों ने तो अपना पहले धर्म बदल लिया,
आज कर्म बदल लिया। वो चाहते हैं कि हिंदू प्रताड़ित हों। हिंदू जहां बहुसंख्यक थे 28% थे, वो 8% हो गए। अफगानिस्तान में 0% हो गए। मुझे लगता है पाकिस्तान में 1% हो गए। और भारत में भी कश्मीर को तो लोगों ने देखा ही है ना। तो कहीं भी जहां हिंदू की बात आएगी वहां कांग्रेस नहीं खड़ी होगी। और कांग्रेस के साथ आज जो उनकी नई नई दोस्ती हुई है समाजवादी पार्टी, वो भी नहीं खड़ी होगी। लेकिन हिंदुओं के साथ भारत तो खड़ा है ना, हिंदुओं के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। हिंदू के साथ कम से कम अल्पसंख्यकों के साथ अल्पसंख्यक तो खड़े, इकट्ठे होकर करें कि राहुल गांधी जी बेशक हम लोग की आवाज न बने, अखिलेश यादव जी बेशक हम लोग की आवाज नहीं बने। दुनिया तो आज कह रही है ना कि इन पे ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और इससे भी बढ़ के देखिए, आपके प्रधानमंत्री जी ने अपील किया पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में सरकार बनते ही कि हिंदुओं पे इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और ये भारत की सरकार है भाई, अपने पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ता भी रखना जानती है और अपने लोगों की हिफाजत करना भी जानती है। ठीक है, बहुत सारे देशों में जो युद्ध हुए वहां भारत के लोगों को कैसे बचाने का कार्य किया जाता है। मुझे लगता है कि इस सरकार से बेहतर कौन करके दुनिया को दिखा सकता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब कम से कम मोदी जी को इस बीच में मत लाइए। आप खाली राहुल गांधी से इस बात को सवाल पूछिएगा अगर कभी मुलाकात होगी कि आखिर इतने संवेदनहीन क्यों हो गए। और ये सवाल सभी पूछ रहे हैं देश में, क्या वोट बैंक की राजनीति, क्या सियासत ही सब कुछ है। फिलहाल आपके पास आएंगे हम विजय कौशिक जी, लेकिन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का एक बयान है वो हम आपको बताना चाहेंगे। और मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, प्रमुख सलाहकार हैं, मोहम्मद शेखावत हुसैन ने आज स्वीकार किया है बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, मंदिर तोड़े गए हैं, हिंदुओं के घर जलाए गए हैं। उन्होंने कैमरे के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी है। মসজিদে গিয়ে সারাক্ষণ নামাজ পড়েন, এটার হিসাব আপনাকেও দিতে হবে যে আপনি কেন প্রোটেক্ট করতে পারলেন না যারা আপনার কাছে প্রোটেকশন চেয়েছে। এটা আমাদের ধর্মেই আছে যে আপনি প্রোটেক্ট করবেন, বিং মেজরিটি। সেটা না করে যদি এটা করেন, এটা মৌলানা সাহেবদের জিজ্ঞেস করেন। আমি আশা করি আমার মাইনরিটি ভাইদের আমি মাপ চাই আপনাদের হাতে, মাপ। কারণ একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমরা এখনও যাচ্ছি। আমরা আপনাদেরকে কিছু কিছু জায়গায়, বাট অনেক জায়গায় শুনেছি যে সোসাইটি প্রোটেক্ট করেছে। আমি ক্ষমা চাচ্ছি যে পুলিশ, র্যাব, অন্যান্য বাহিনীগুলো যাদের আমি এমপ্লয় করতে পারতাম তাদের অবস্থা এখনও ভালো না, তো ফিরে আসবে। तो ये प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद शेखावत हुसैन थे जिन्होंने ये स्वीकार किया कि हिंदुओं के घर जलाए गए हैं, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है और उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। और इस पूरी खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, हमारे साथ विजय कौशिक कांग्रेस के नेता जुड़े हैं और विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। इस चर्चा में विजय कौशिक आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बात कह लें, उसके बाद मैं विनोद मिश्रा के पास जाऊँगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो निश्चित तौर पर हम कड़े कदम उठाते और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते। लेकिन मोदी सरकार इस मुद्दे पर फेल है। मोदी सरकार केवल राजनीति कर रही है। ठीक है, और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। आपकी सरकार थी लेकिन पाकिस्तान में हिंदू घटते गए। आपकी सरकार थी, अफगानिस्तान में हिंदू घटते गए। और एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, इनकी सरकार रहती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहते हैं, जेनेवा में एक बैठक होती है और हिंदुओं की यथा स्थिति की बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति उस पर चर्चा करना होता है। इनकी सरकार डर जाती है कि भारत के मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, ये कहते हैं कि वहां संख्या घट गई। ऐसी सरकार को लोगों ने देखा है और आज ऐसी भी सरकार को देखा है कि जिबूती में घटना होती है, भारत के लोगों के साथ भारत सरकार खड़ी रहती है। यूक्रेन में घटना होती है, यूक्रेन में जो है भारत की सरकार भारत के लोगों के साथ खड़ी हो रहती है। और आज बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके वहां भी अल्पसंख्यकों के साथ भारत सरकार खड़ी है। जाओ और इजराइल में नौकरी करो इजराइल के लिए। हमने तो आपसे एग्जाम्पल पूछा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पे चर्चा हो रही थी जेनेवा में और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, मुझे लगता है कांग्रेस की सरकार थी। अलग बात है कि उस समय गांधी परिवार से कोई प्रधानमंत्री नहीं। मैं इस बीच में थोड़ा इंटरवीन करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन मैं इसमें बिना कोई पार्टी बने मैं चाहता कि अगर एसएन सिंह के सवालों का जवाब विजय कौशिक जी सीधे सीधे देते तो अच्छा होता।
लेकिन मैं विनोद मिश्रा जी को यहाँ लेकर मैं आपके पास आऊंगा। मुझे ये लग रहा है कि आपके पास आरोप लगाने के सिवा कि हमने बहुत अच्छा किया, मोदी सरकार है वो नहीं कर पा रही है, यही आप कह रहे हैं। मैं आ रहा हूं विनोद जी आपके पास, लेकिन ये जो सारी अभी तक लिस्ट गिनाई दरअसल कि कहां कितने प्रतिशत से कितने प्रतिशत हो गए, उस समय भी कांग्रेस की सरकारें थी, तो प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर बनेगा। एक ऑपरेशन जो बांग्लादेश बनने का था उसकी कब तक खाते रहेंगे आप लोग? कम से कम अब समय आ गया है कि एक शब्द तो बोलते संवेदना के। ये देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। विनोद मिश्रा, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, कितनी निष्ठुर हो सकती है राजनीति? क्या राजनीति को सेवा का माध्यम माना जाता है या सत्ता प्राप्ति का साधन बन गया है आज, कि अगर हिंदू और मुस्लिम देख करके भर्त्सना और संवेदना भी व्यक्त की जाएगी? विजय जी, मैं जितना कांग्रेस को जानता हूं आपसे ज्यादा तो नहीं जानता हूं। आप पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता रहे हैं, हमसे आप बेहतर ही जानते होंगे। मुझे ये बता दीजिए कि बांग्लादेश के जो एक अखबार ब्लिट्ज के जो संपादक हैं वो बार बार ये बात राहुल गांधी से मांग कर रहे हैं कि जो खालिदा जिया की जो बेटा से लंदन में राहुल गांधी की मुलाकात थी, उस बात को राहुल गांधी क्यों नहीं दुनिया को बता रहे हैं कि ये मुलाकात किस वजह से हुई है? या तो आपके पार्टी के जो सबसे प्रमुख नेता राहुल गांधी हैं वो खालिदा जिया की बेटे के मुलाकात की बात को नकार दें, अहम सवाल है जी, वो हमारी कोई मुलाकात नहीं थी, या फिर वो बताएं आज देश को इस सामने में कि जिस तरह से वहां तख्ता पलट हुआ है और खालिदा जिया जेल से बाहर निकली हैं और उसके बाद जो लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, कत्लेआम वहां मचा रहा है, वो जमाते इस्लामी और खालिदा जिया की बीएनपी ने ये पूरा कोहराम मचा रखा है कि वहां पे सेना पुलिस सब जो है वो एक तरह से घुटने टेके हुए हैं। तो राहुल गांधी को कम से कम ये देश को बताना चाहिए कि खालिदा जिया के बेटे के साथ अगर उनका अच्छा रिलेशन है, लंदन में उनको पिछले महीने में उनकी मुलाकात हुई थी, तो क्या आज वो कम से कम एक टेलीफोन उठा के ये बात उस देश के उन सरबराहों को नहीं बता सकते थे कि ये अनएक्सेप्टेबल है? आज जिस तरह से हिंदुओं को घर घर में जाके जिस तरह से वहां अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, आप खुद देखिए ना सारे विजुअल्स, क्या आपकी संवेदना मर गई है? ये बात सीधे सीधे सवाल ये उठता है कि अगर आपकी संवेदना गाजा के लिए है, फिलिस्तीन के लिए है, तो क्या एक हिंदू कम्युनिटी जो गरीब लोग हैं, दलित हैं, जो बांग्लादेश में और पाकिस्तान में रह गए हैं, वो मैक्सिमम वो दलित ओबीसी के लोग हैं, उनके लिए आपकी संवेदना इतनी मर गई है? और यहां आप देश में जाति गणना कराते हैं, उन दलितों के लिए, उन पिछड़ों के लिए आपके पास कोई शब्द नहीं है। ये सवाल सिर्फ इसलिए है कि भारत के बाहर आप उसको हिंदू देखते हैं और भारत में जैसे ही आता है उसको आप एक जाति में देखते हैं। तो ये सियासत आपको भले ही सूट करता हो, लेकिन ये देश को ये सियासत सूट नहीं करता। ठीक है, विजय कौशिक जी, आपको जवाब देना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि हमारी पार्टी के नेताओं की जो सोच थी वो केवल इतना थी कि हमारा कोई बयान या हमारी कोई भर्त्सना बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ, संवेदना जारी करने में क्या दिक्कत थी विजय जी? भर्त्सना ना करते, दुख प्रकट कर देते, दुख प्रकट कर दिए होते। एक छोटा सा ट्वीट में दुख अच्छा, यही बयान कहीं ये भी बयान कहीं नहीं आया, ये भी बयान जी सुनिए। अभी हमारे एक मित्र ने सवाल पूछा आपसे एक सवाल पूछा, उस पर आपको जवाब देना होगा। विजय जी भागना नहीं है। हमारे मित्र ने एक सवाल पूछा, डिबेट उस पर भी होनी चाहिए। खालिदा गांधी जी पे जो आरोप लग रहा है कि लंदन में बैठ के क्या रणनीति बनी, और सीधे सीधे वो आरोप लगा रहे हैं कि वो डिनाई कर दे, सबूत दिखाऊंगा, एसएन सिंह जवाब लेते हैं। के लिए है, देश के हिंदुओं के लिए है, और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। हम उसकी राहुल गांधी जी की मुलाकात के क्या कारण थे? किन रणनीतियों के तहत राहुल गांधी जी की मुलाकात हुई? क्योंकि जॉर्ज सोरोस जो बोल रहा था, राहुल गांधी जी भी वही कह रहे थे कि देश में लोकतंत्र है नहीं, अल्पसंख्यक तो ऐसे होते हैं, हिंदू तो आतंकवादी होते हैं, हिंदू हिंसक होते हैं, और आज हिंदुओं पे हिंसा हो रही। तो यही पूछा जा रहा है कि उस बैठक में क्या रणनीति बनी थी? खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात हुई। मैं ये कहता हूं कि अगर राहुल गांधी जी की कोई भी इन्वॉल्वमेंट है तो मोदी जी को चाहिए एक्सपोज कर। अरे मुलाकात के बारे में पूछा जा रहा है आपसे सवाल जो है वो तो जवाब दीजिए विजय कौशिक जी। खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात की या नहीं की तो क्या बात हुई? क्या बात हुई? और अगर नहीं की, और अगर नहीं भी की तो कम से कम यही आके खंडन कर देते, वो भी तो नहीं कर रहे हैं। मैं एक चीज कह रहा हूं, अब 10 सेकंड दीजिए, मैं बताता हूं।
सरकार उनसे सवाल पूछे, सरकार के हर सवाल का जवाब देंगे। अगर कोई सुरक्षा से अरे जनता सवाल पूछ रही है, सरकार का जरूरी है। हम सवाल पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है, मीडिया उनके ऊपर आरोप लगा रही है, तमाम सारे वो आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सरकार लिख करके सवाल पूछेगी। क्या इसके लिए ईडी और सीबीआई लगाई जाएगी? एसएन सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया, आपके पास कोई जवाब नहीं था। विनोद जी ने सीधे सीधे सवाल पूछा था, आपको सीधे सीधे मना कर देना था या आप हाँ कर लेते? पहली बात मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये कांग्रेस पार्टी आज से नहीं करती, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है भाई? देश का बंटवारा भी तो आपने एक्सेप्ट कर लिया था, हिंदू मुस्लिमों की कई लाख हत्या भी आपने एक्सेप्ट कर लिया था, आज भी एक्सेप्ट कर लीजिए कि राहुल गांधी जी अपनी कुर्सी पे पुनः स्थापित होने के लिए, देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो भारत के चाहे हिंदू कट जाए या भारत के हिंदू अगर किन्हीं देशों में वो भी कट जाए, जॉर्ज सोरोस जो कहता है कि हम भारत में उथल पुथल मचाने के लिए पैसे खर्चेंगे, भारत में तो लोकतंत्र है ही नहीं, भारत में सुप्रीम कोर्ट है नहीं, वही बात तो राहुल गांधी जी कहते हैं। इस नाते पूछा जा रहा है विजय जी कि क्या राहुल गांधी जी मतलब भारत में कोई पद पाने के लिए भारत को तोड़ना चाहते हैं? मैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी से यहाँ बात कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी की जांच होनी चाहिए। जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि क्या मानसिक स्थिति इस तरह की हो गई है, डॉक्टर की भी जांच हो जाए, कोई जरूरी नहीं कि डॉक्टरी जांच हो जाए कि क्या ऐसी स्थिति हो गई कि हर समय भारत के विरोध में, हर समय हिंदू के विरोध में, ऐसी क्या बात हो गई है? कौन सी ऐसी बीमारी हो गई है कि जहां हिंदुओं का विरोध करना होगा वहां तो बोलेंगे, लेकिन जहां स्पष्टता की बात करनी होगी, जहां सबकी बात करनी होगी वहां नहीं बोलेंगे। विजय कौशिक सोमवार को बोलेंगे, गाजा पट्टी पे बोलेंगे, फिलिस्तीन पर बोलेंगे, बांग्लादेश पर नहीं बोलेंगे, वहां लाइट कट जाती है। और आदरणीय प्रियंका जी का 2 ट्वीट आता है कि मानवता के नाम पे बच्चे ऐसे हो रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं कि हाँ क्या क्या हो रहा है, प्रतिष्ठान लूटे जा रहे हैं, आबरू लूटे जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों पे हत्या हो रही है। भाई जिस चीज के लिए घटना हुई थी, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं तब भी चाहता हूं विजय कौशिक जी, आप अपनी बात शुरू से आपने किसी भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया। अगर आप किसी भी पॉइंट का, खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात हुई या नहीं हुई, हाँ या नहीं, अगर हुई तो क्या बात हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं खंडन कर दे रहे हैं? ये एक बहुत सिंपल सी बात है। देखिए सुनिए मेरी बात, राहुल गांधी जी किस किस से मिलते हैं ये मेरी जानकारी में नहीं होता, लेकिन भारत सरकार की जानकारी तो राहुल गांधी जी राहुल गांधी आपसे थोड़ी कहा जा रहा है, कम से कम राहुल गांधी बता देते किससे मिल रहे हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं, हर चीज ये भी नहीं पता है। चलिए राहुल गांधी, चलिए प्रवक्ता को नहीं, चलिए राहुल गांधी को कम से कम इस बात के बारे में बताना चाहिए। लेकिन हमारी चर्चा हम आज यहीं तक रखेंगे। लेकिन इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि कम से कम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, तुष्टीकरण से ऊपर उठकर, और कौन हमें वोट देगा या नहीं देगा, विनोद जी, ये इसके ऊपर ये जानना बहुत जरूरी है। जी विनोद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं कह रहा हूं, मैं ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन कम से कम इस सियासत में ये देश, ये दुनिया देख रही है कि हम किस तरह से अपने हितों के लिए, अपनी तुष्टीकरण के लिए कि हमें वोट मिल जाए, उसके लिए आप लाशों की राजनीति करेंगे। ये ठीक है। लास्ट लाइन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं विजय जी, कांग्रेस से, किसी भी और पार्टी से, सपा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा सिर्फ एक कहना है कि जो ये फॉरेन मिनिस्ट्री का जो काम होता है, जब विदेश की आपकी कोई चीजें होती है, उस मामले में सरकार की राय से हमेशा ये भारत का ट्रेडिशन रहा है कि विपक्ष का पूरा सहयोग मिला है, समर्थन मिला है। भारत सरकार का स्टैंड है, खुद प्रधानमंत्री मोदी, खुद विदेश मंत्री जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह खुल के इस बात को लेके आए हैं सामने में कि वहां अल्पसंख्यक और हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। इस बात पे जब भारत सरकार ने अपना स्टैंड लिया है तो कांग्रेस को, सपा को और पूरे इंडिया गठबंधन को क्या दिक्कत है? क्या आप भारत सरकार के जो आज का स्टैंड है उस स्टैंड से सहमत नहीं रखते हैं? ये बेईमानी की बात है। हास्यास्पद ये है कि हर चीज में जब आप वोट तलाशते हैं, 4 पेज का जो ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल पे अगर अखिलेश यादव आज अपना बांग्लादेश पे रिएक्शन देते हैं, जो शायद उनको भी नहीं समझ आएगी कि वो कहना क्या चाहते हैं राहुल गांधी का, तो कम से कम आप सरकार के साथ हैं इन मुद्दों पे, ये चीजें दिखनी चाहिए। देखिए बांग्लादेश जब अलग हुआ था और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछा गया था वो विपक्ष की कैसी भूमिका निभाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, वो चंडी है,
वो दुर्गा है, क्योंकि कांग्रेस जब सरकार के संपूर्ण साथ भारत खड़ी एक है। साथ खड़ा होता है, ये बात आप हम देखिए पहले भी अगर कह भारत चुके के हैं, द्वारा हमारे कोई भी मुख्य बयान दिया आंदोलन जाएगा कह चुके हैं। तो जो फॉरेन की एजेंसियां वो ये नहीं छापेंगी, वो छापेंगी कि भारत में भी ऐसा चल रहा है। वो नहीं कहेंगी कि कांग्रेस कह रहा है, वो कहेंगी कि भारत में ऐसा हो रहा है। और मुझे लग रहा है दुनिया के अखबारों में छपा होगा कि वहां कांग्रेस पार्टी विरोध में है, वहां कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश के साथ खड़ी है, ऐसे लोगों के साथ खड़ी है। तो निश्चित तौर पे जब भारत और दूसरे देश की बात आए तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि उस समय आपको भारत की नीतियों के साथ, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत के लोग देश की नीतियों के साथ खड़ा होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री की नीति देश होती की है, नीतियों के विदेश साथ मंत्री है, की नीति निखिल जी। उसके साथ चलिए। खड़े होना चाहिए। और ये स्पष्टता मतलब से विरोधी भारतीय जनता जनता पार्टी के के मुद्दे पर नेता सरकार का स्वर्गीय ये अटल बता बिहारी दीजिए। वाजपेयी ने करके दिखाया है। ठीक है, चलिए अब हम इस चर्चा को विराम देंगे। विजय कौशिक जी बहुत शुक्रिया, लेकिन उसके बावजूद मैं चलते चलते ये जरूर कहूंगा कि इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि कम से कम तुष्टीकरण की राजनीति इस हद तक ना आ जाए, वोट लेने की जो प्यास और जो चाहत है वो इस हद तक ना आ जाए कि अगर हत्याएं हो रही हैं, किसी भी मजहब की हो रही, किसी भी धर्म जाति की हो रही है, तो उस पर दो शब्द बोले जा सकते हैं संवेदना के। मानवता कम से कम जागनी चाहिए, ये हमारे नेताओं को समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया विजय कौशिक जी आपका, एस सिंह आपका, और विनोद मिश्रा आपका। और अब बात करेंगे हिंडनबर्ग रिपोर्ट की। मनगढ़ंत आरोपों पर सियासी खेल, आखिर क्या है यह सियासी खेल और कौन आर्थिक रूप से अस्थिर करना चाहता है भारत की जो पूरी एक ग्रोथ स्टोरी है, उस पर कौन अंकुश लगाना चाहता है, इस पर हम बात करेंगे कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर सियासत जारी है, लेकिन शेयर बाजार से मजबूती, जो शेयर बाजार है उसने शुरुआती चाल जरूर धीमे रही उसकी, लेकिन उसने मजबूती दिखाकर रिपोर्ट और उसका समर्थन करने वालों को करारा जवाब दिया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट विपक्ष के सवाल और राहुल गांधी के आरोपों को बाजार ने खारिज कर दिया है। वहीं बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों से सावधान रहने की अपील की है। सेबी ने कहा है कि हिंडनबर्ग ने खुद ही अपनी ओर से सफाई जारी की है। इसमें कहा गया है कि कंपनी के शेयर में उसकी खुद की शॉर्ट पोजीशन हो सकती है। REIT रेगुलेशन पर हिंडनबर्ग के आरोपों का भी बाजार नियामक सेबी ने जवाब दिया है। REIT पर सेबी के लिए गए सभी फैसले सेबी बोर्ड ने लिए हैं और ये किसी कंपनी को फायदा नहीं पहुंचाते हैं। सेबी चेयरमैन ने नियमों के मुताबिक समय समय पर अपनी सिक्योरिटीज में जो निवेश की पूरी जानकारी दी है और उन्होंने बार बार कहा है कि उनका जो सारा निवेश है वो एक खुली किताब की तरह है, उसको कोई भी देख सकता है। सेबी ने एक मजबूत नियामक ढांचा तैयार किया है जो सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप है, जो बेस्ट वर्ल्ड प्रैक्टिसेस हैं उनके अनुरूप है। और इसके साथ ही साथ जो नियामक ढांचा है वो निवेशकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है, उनके निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी समूह ने भी इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि ये दुर्भावनापूर्ण है, भ्रामक हैं और जानबूझकर इनको तोड़ा मरोड़ा गया है। अडानी समूह ने साफ तौर पर कहा है कि सेबी प्रमुख या उनके पति धवल बुच के साथ उनका कोई व्यावसायिक रिश्ता नहीं है। दरअसल हिंडनबर्ग ने एक ही झूठ को दोबारा परोसने की कोशिश की है। वही सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन किया है। बुच ने एक बयान में कहा कि उनका जीवन और आय, ये सारा कुछ पहले से ही सार्वजनिक है। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में सेबी को हर जरूरी दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं और अब यह सवाल उठ रहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मकसद क्या है। राहुल गांधी ने भी रिपोर्ट को सच मानकर सेबी पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि भारत की ग्रोथ और उसके मोमेंटम को बर्बाद कर रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत के लोगों द्वारा ठुकराए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी, उनके सहयोगियों और टूल किट गिरोह ने मिलकर भारत की आर्थिक अराजकता को और स्थिरता पर उसको अस्थिर बनाने की एक साजिश रची है। तो क्या कुछ कहा है रविशंकर प्रसाद ने इस पूरे प्रकरण पर, ये आइए आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं। टूल किट वालों को तो कोई मतलब नहीं हिंदुस्तान के विकास से, उनके लिए उनको तो हम जवाब देते हैं और देते रहेंगे, वो कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है, जिसने 55 साल तक देश में राज किया है? क्या मतलब है इसका?
मतलब कहीं से कोई चिट मिल जाए। कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स में एक टूलकिट पॉलिटिक्स है, दूसरा है चिट पॉलिटिक्स। परीक्षा में तो चिट मिलती है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, उनके नेताओं को जो चिट मिलती है उसका क्या किया जाए। कभी राफेल की चिट मिल गई तो लगे हिंदुस्तान में घूमने, वो सुप्रीम कोर्ट से हारे, माफी मांगना पड़ा, कंटेम्प्ट हुआ उनके खिलाफ। फिर एक दूसरी चिट मिल गई, हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट, वो चिट मिल गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने बताया कि 24 में 23 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई। अब हिंडनबर्ग को जुलाई में नोटिस की गई है। और वरिष्ठ वकील जय अनंत देहद्राई ने हिंडनबर्ग की जो नवीनतम शोध रिपोर्ट है उस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इस मामले पर विशेष समिति पहले ही सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है और इसमें हिंडनबर्ग के दावों का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं मिला है। सुनिए वो क्या कहते हैं। देखिए, पहले भी ये रिपोर्ट आई थी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और इसमें इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशलाइज्ड कमेटी बिठाई थी इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। उसमें बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग जो इस एरिया ऑफ लॉ में प्रैक्टिस करते हैं बहुत दशकों से, उन लोगों ने अपनी इसमें इन्वेस्टिगेशन करके अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें देखा कि उसमें कुछ भी ऐसा, कोई भी प्रमाण नहीं थे या कुछ भी ऐसा मटेरियल नहीं था जिससे पता चलता कि जो हिंडनबर्ग कह रहा था उसमें कुछ भी सच हो। तो एक बार ये चीज ऐसी कोशिश हो चुकी है और हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है। उनका मकसद और उनका जो एम है वो केवल यही है कि जो इंडियन मिडिल क्लास है उसको चोट पहुंचा के खुद को अमीर बनाना। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्रा बने हुए हैं। अजय, जिस तरह से अभी जय अनंत देहद्राई ने कहा कि हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर है और इसके पहले भी वो तमाम इस तरह के काम करता रहा है, भारतीय मिडिल क्लास के निवेश पर चोट पहुंचाए, खुद मुनाफा कमाए, और इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मैं तो ये कहूँगा कि 60 गांठ रही और कम से कम जो एक पूरा जो विपक्ष है वो उसके साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए निखिल, आज अगर हम बात करें कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट का क्या कुछ असर पड़ा बाजार पर, तो ये कहना होगा कि जो शुरुआती कारोबार में थोड़ी सी गिरावट दिख रही थी, बाद में पॉजिटिव टेरिटरी में शेयर बाजार आते हुए दिखाई दिए। इसका मतलब ये आपने शेयर बाजार की बात कही तो क्या सीधे शब्दों में कहें कि शेयर बाजार ने करारा जवाब दिया? बिल्कुल कह सकते हैं आप, क्योंकि जिसकी उम्मीद थी और जिस तरह से पिछली बार उन्होंने 183 करोड़ रुपए बनाए होंगे, अब तो डिस्क्लोज ये करना चाहिए हिंडनबर्ग को कि आज की शॉर्ट सेलिंग से उन्हें कितने का मुनाफा हुआ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, स्पष्ट तौर पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि इसमें हमारी शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट पोजीशंस हो सकती हैं। बहुत सारे क्लाइंटेल के पास जो उनके जिनसे करार हैं उनकी शॉर्ट सेलिंग हो सकती है। तो अपने आप में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और ये देखिए, जो उन्होंने बड़े सवाल उठाए हैं भारत की क्वाशी जुडिशियल प्रोसेस, जिसको आप रेगुलेशन कहते हैं, और मार्केट रेगुलेशन, सीधे सेबी चेयरमैन पर सवाल उठाए। स्पष्ट तौर पर उन्होंने अपने डिस्क्लोजर में कहा कि जिस सिंगापुर एंटिटीज़ का जिक्र उन्होंने किया है वो पहले ही डॉर्मेंट हो चुकी हैं। डॉर्मेंट मतलब वो काम नहीं करती हैं। तो उसके बाद फिर इन सवालों को उठाना और फिर से वापस आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है उसको शुरू करना सिर्फ और सिर्फ फौरी तौर पर अपने लिए मुनाफा कमाने की एक जो प्रवृत्ति है उसको दिखाता है। लेकिन इसके साथ में जो राजनीति हो रही है, तो राजनीति और जो राजनीति से जुड़े विषय हैं उसका जवाब जो है वो राजनीतिक तौर पर ही शायद देना बनता है। राहुल गांधी जी की अभी जो विदेश यात्रा हुई है उसको जॉर्ज सोरोस के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। स्पष्ट तौर पर बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि जॉर्ज सोरोस के इस पूरी टीम ने एक बार फिर से हिंडनबर्ग का खेल खेला, लेकिन उसमें काफ़ी देर हो गई और उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। जिस तरह से सेबी चेयरमैन के पति पर आरोप लगाया, तो अब ये भी आरोप लग रहा है कि जो हिंडनबर्ग है उसका किंगडॉन कैपिटल के साथ जो संबंध है, उसमें जो सीईओ हैं उसकी पत्नी के संबंध चाइना के मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, जिसके साथ राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने एमओयू साइन किए हैं, जिसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। तो राजनीति का जवाब तो राजनीति से होगा। लेकिन अगर आप बात करें ओवरऑल
देश की इकॉनमी, देश के स्टॉक मार्केट, 5.5 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप है उसके ऊपर असर पड़ा। तो कह सकते हैं कि जैसे मुहावरा है हमारे हिंदी में कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, उस तरह से आप इसको देख सकते हैं। आज की इसका बहुत नेग्लिजिबल असर देखने को मिला है। और अगर 2 से 3% की अगर आपको गिरावट भी दिखाई देती है अदानी के पर्टिकुलर शेयर्स में, तो बहुत बड़ी नहीं कही जा सकती। ऑब्वियसली इसको रिकवर कर लेंगे। और जिस बड़ी इम्पैक्ट की उम्मीद शायद विपक्ष कर रहा था कि मार्केट पर दिखाई देगा, उसको शायद डिस्काउंट पहले ही कर दिया था। राहुल गांधी ने सामने आकर, आपने देखा होगा उनका ट्वीट, वो सामने आकर के पूछते हैं कि क्या सेबी के चेयरमैन इस्तीफा नहीं देंगी। उनके ऊपर आरोप लगा है। तो आरोप अजय उनके ऊपर भी लगा है कि खालिदा जिया के बेटे के साथ उन्होंने लंदन में जाकर बातचीत की और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट होगा, तमाम हिंदुओं के ऊपर जो है वो अत्याचार हुए। तो ऐसे में तो फिर अजय राहुल गांधी को भी इस्तीफा देना चाहिए। ये बिल्कुल सही। जैसा मैंने कहा कि राजनीति का जवाब तो राजनीति से ही मिलेगा, आरोप का जवाब तो प्रत्यारोप होगा। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो ऊंट के मुंह में जीरा कहा जाएगा बहुत नेग्लिजिबल है। और अगर इसको सीधे तौर पर कहा जाए कि इस पूरे प्रकरण पर जो मार्केट है, जो बाजार है, उसने करारा जवाब दे दिया। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे शिवसेना उद्धव के खिलाफ धरना कौन दे रहा है आखिर, उसके पीछे की पूरी सियासत क्या है। लोकसभा में प्रस्तावित वक्फ बोर्ड बिल जेपीसी को सौंप दिया गया है, लेकिन इसके विरोध में सियासत जारी है। मुंबई में शिवसेना उद्धव पर के घर मातोश्री के बाहर मुस्लिम संगठनों ने धरना देकर पार्टी की निंदा की है। ओवैसी की पार्टी AIMIM के ने शिवसेना उद्धव पर आरोप लगाया है कि उद्धव की पार्टी ने मुस्लिम हितों की अनदेखी की है। और जब वक्फ बोर्ड बिल पर चर्चा हो रही थी उस समय शिवसेना उद्धव के सभी MP गायब रहे। मुंबई कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे से सवाल किया है कि उनके सांसद अनुपस्थित क्यों थे। और AIMIM का दावा है कि लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने शिवसेना को वोट दिया था, लेकिन अब शिवसेना के नेता और सांसद पीठ दिखाकर भाग गए हैं। सियासत ऐसी है कि उद्धव ठाकरे ब्रांड हिंदुत्व से अलग सेक्युलरिज्म के पैरोकार बन गए, लेकिन ओवैसी इसकी कीमत वसूलना चाहते हैं। तो यह भी समझने की जरूरत है कि ओवैसी किस तरह से एक कीमत वसूलना चाहते हैं। और AIMIM के नेता वारिस पठान का कहना है कि लोकसभा चुनाव से में जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने शिवसेना को वोट दिया था। क्या कुछ कह रहे हैं वो अब जो कीमत वसूलने वाली बात है वो सुनिए कि वारिस पठान क्या कहते हैं। का सवाल और जनता का सवाल महाराष्ट्र की आवाम भी यही पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में तो आपको सेक्युलर लोगों ने, मुसलमान लोगों ने भर भर के वोट दिया पिछले लोकसभा के अंदर। तो आज जब मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी का मुद्दा आ गया, इतना बड़ा इशू हो गया कि जो बीजेपी की सरकार है हमारी मुसलमानों की वक्फ की जमीन को खा लेना चाहती है, यूसरफ कर लेना चाहती है, छीन लेना चाहती है, तब आप इसमें क्यों खामोश रहे? आपको बोलना चाहिए था ना। आप पे इतना विश्वास करके मुसलमानों ने आपको वोट दिया, महाराष्ट्र में आपके इतने सांसद जीत के आ गए, तो ये खामोशी क्या दर्शाती है? हमारे साथ इस पूरे खबर पर बातचीत करने के लिए शिशिर हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़े हुए हैं। शिशिर, ये एक नई तरह की राजनीति है। AIMIM कीमत वसूलना चाहती है, शिवसेना के लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। कैसे देखते हैं ये सियासत? बिल्कुल, देखिए, हालांकि जिस प्रकार से शिवसेना का एक रुख रहा है हिंदुत्व का और हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस प्रकार से शिवसेना की अब तक की एक पूरा संघर्ष रहा है, लेकिन अब जबकि शिवसेना इस वक्त राज्य में अगर देखा जाए और केंद्र में अगर देखा जाए तो कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के साथ है, तो ऐसे में जो उनके कोर मुद्दे थे उस पर कई बार ये कहा जा रहा है कि किस प्रकार से शिवसेना उस पर कार्य करेगी। अब जबकि मुद्दा उठा है वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड के वोटिंग के दौरान जो है संसद में शिवसेना ने जो है वहां पर अनुपस्थित रहे, तो जाहिर सी बात है कि शिवसेना का रुख यहाँ पर स्पष्ट नहीं था, ये मानना है मुस्लिम संगठनों का। और इसीलिए जो मुस्लिम संगठन है वो उद्धव ठाकरे के घर के बाहर धरना उन्होंने दिया। हालांकि धरने में उन्होंने एक बात ये कही थी कि जिस प्रकार से आपने हमारा वोट तो लिया, लेकिन जब हमारी बात आई रखने की और हमको सपोर्ट करने की बात आई, तब जो है शिवसेना मुखर रही है। इस प्रकार का एक आवाज जो है मुस्लिम संगठनों के बीच यहाँ पे उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए कई सारे जो मुस्लिम संगठन के कुछ कार्यकर्ता थे वो उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जमे थे और उन्होंने ज्वाला की ये नारेबाजी की थी। ऐसे में खास तौर पर राजनीति अब गर्मा रही इसलिए महाराष्ट्र में क्योंकि शिवसेना की तरफ से कोई रिएक्शन है चल रही है। हालांकि शिशिर, शिवसेना की तरफ से कोई रिएक्शन? शिवसेना ने कोई रिएक्शन नहीं दी। हालांकि अमूमन हम देख पाते हैं कि संजय राउत जो है बयान करते हैं इस पे, अमूमन हर रोज सुबह हम उनके बयान देखते हैं, लेकिन इस मुद्दे की अगर बात करें, इस मुद्दे पर उन्होंने बयान नहीं दिए। लेकिन जो शिवसेना के बाकी नेता है उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से ये मुस्लिम
समाज के जो नेता उनके घर के, उद्धव ठाकरे घर के सामने आए थे। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है, जिस प्रकार से ये प्रोटेस्ट हुआ है और जो लोग वहां पर आए थे वो बीजेपी द्वारा भेजे गए थे, ये शिवसेना द्वारा कहा गया है, जो उनके नेता है उनके द्वारा कहा गया है। तो ये इस पूरी सियासत को कैसे देख रहे हैं? क्या इसमें कांग्रेस भी आ रही है, दूसरे दल भी आ रहे हैं, एनसीपी भी आ रहे हैं अपने साथी के बचाव में, या एआईएमआईएम ने जो ये दांव खेला है? क्योंकि मुस्लिम वोट किस तरह से किसके पाले में आए, ये पूरी सियासत को आप समझ रहे हैं। तो इसमें जो अदर प्लेयर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे इस मुद्दे पर शिवसेना वो कैसे देख रहे हैं? कहीं ना कहीं अकेली पड़ती दिख रही है, क्योंकि जिस प्रकार से बात करें शरद पवार पार्टी के साथ साथ कांग्रेस की भी, उस मुद्दे पर दोनों पार्टियों से, हालांकि मित्र पक्ष है लेकिन उसके बावजूद कोई बयान नहीं आया। दोनों पार्टियों ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार संसद में ये बिल पेश किया गया उनका विरोध है, ये शरद पवार पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से जो है ये कहा गया है। लेकिन जहां तक बात करें जिस प्रकार का प्रोटेस्ट उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हुआ है, तो ऐसे में ना ही कांग्रेस और ना ही शरद पवार पार्टी की तरफ से इस पर कोई बयानबाजी की, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियों की अपनी विचारधारा है और साथ ही साथ उनका एक वोट बैंक है, और जिस प्रकार से उनकी राजनीति अब तक चलते आई है उसी प्रकार का स्टैंड उन्होंने सदन में लिया। लेकिन जिस प्रकार से हम बात करें उद्धव ठाकरे शिवसेना की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो स्टैंड है दर्शाता है पार्टी जिस प्रकार से अब तक चलती आई है, और अब इस नए समीकरण की बात करें, नए समीकरण में कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ रही है, और शायद इसीलिए हम बात करें उद्धव ठाकरे पार्टी के लिए ये कैच 22 सिचुएशन है, मतलब दोनों तरफ खाइए, कहां जाए पता नहीं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए शिशिर सेलार। लेकिन इस वक्त हम आपसे विदा लें उससे पहले बता दें कि उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। कन्नौज जिले के सदर कोतवाली इलाके में रहने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव पर दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगा और उसमें समाजवादी पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सपा नेता नवाब सिंह यादव कन्नौज में गिरफ्तार। एक लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज किया गया है और एक लड़की ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से लड़की को बरामद किया था। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया है कि रात 1:30 बजे करीब डायल 112 पर लड़की ने शिकायत दर्ज कराई थी, उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। शिकायत पर तत्काल जो है वो पुलिस मौके पर पहुंची और आपत्तिजनक हालत में नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विकास, क्या है पूरा मामला? और ये एक और जिस तरह से पूरा मामला अभी आप देख रहे हैं कि एक महिला डॉक्टर के रेप और हत्या की बाद इस तरह का मामला सामने आ रहा है। अयोध्या में हमने इस तरह का मामला देखा और अब एक और जो पीड़ित है लड़की कन्नौज में, उसके खिलाफ ये मामला आ रहा है। ये सिलसिला किस तरह से देखते हैं इसको? क्या कुछ है इस पर जानकारी? क्या जानकारी देंगे? तो आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह यादव को हिरासत में लिया गया। नवाब सिंह यादव के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और इस पूरी खबर पर विकास हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, बेहद ही गंभीर घटना है ये, और इस घटना में पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि इस घटना में जो कार्रवाई की गई है वो पीड़िता की शिकायत पे की गई है। पीड़िता वहां पर 2 बजे रात को, मतलब 1 से 2 बजे रात में फ़ोन करती है 112 पर। उसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है और आपत्तिजनक हालत में नवाब सिंह यादव को पकड़ के लाती है। उसे हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आपको बता दूं निखिल, नवाब सिंह यादव के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो एक नाबालिग लड़की की तरफ से लगाए गए हैं। उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, दुष्कर्म का प्रयास किया गया। और ये नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है, सपा नेता है और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहा है। और ये तक ये कहा जाता था एक समय पे वहाँ पर उस इलाके में इसका रसूख था कि वहाँ उसे डिप्टी सीएम कह के पुकारा जाता था। जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, डिम्पल यादव का प्रतिनिधि के तरीके से वहाँ पर काम करता था। इसके यहाँ जो पुलिस का कहना है कि इसका जो महाविद्यालय है वहाँ पर, उस पर ये जो युवती है वो अपनी बुआ के साथ वहाँ गई थी, नौकरी के सिलसिले में बातचीत करने गई थी। उसके बाद आरोप लगाया गया है कि ये इस
घटना में नवाब सिंह यादव की तरफ से उसके ऊपर रेप का प्रयास किया गया। बिल्कुल घटना गंभीर है और इस तरीके की घटना लगातार हम कह रहे हैं कि जो आ रही है, जो नाम आ रहे हैं सामने, उनमें समाजवादी पार्टी का नाम एक जो जुड़ता हुआ लगातार आ रहा है। ये इस बात को दर्शा रहा है कि किस तरीके से इन लोगों के हौसले बुलंद थे और इसके बाद हाल ही में जो घटनाएं हो रही हैं लगातार ये दर्शा रहा है कि क्यों जो अपराध हो रहे हैं, अपराध तो अपराधी होता है, उसकी कोई जाति धर्म नहीं होता है, लेकिन एक चिन्हित पार्टी से और चिन्हित वर्ग से ही उन लोगों का संपर्क लगातार निकलता जा रहा है। ये घटना लोगों को बिल्कुल सोचने पे मजबूर कर रही है। निखिल जी, निश्चित तौर पर अयोध्या की जो घटना थी और उसके बाद ये देखा गया जिस तरह से कन्नौज की घटना रही, वो भी समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ जुड़ी हुई है। तो निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा, ये सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर क्या उत्तर प्रदेश में आंशिक सफलता मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका जो हौसला है वो बुलंद है, लेकिन कम से कम आपराधिक गतिविधियों में वो भाग ना लेते तो बेहतर होता। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो आज के इस वक्त में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।